हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर एग्रीकल्चर के इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन आप ऑलरेडी समझते होंगे कि किस प्रकार से जो पूरा वर्ल्ड है वो एक प्रकार से इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस वजह से किसी भी देश में होने वाली वस्तु हमें अपने देश में मिल जाती है। मतलब कि प्रोडक्शन किसी और देश में हो रहा है, डिज़ाइनिंग किसी और देश में हो रही है, रिसर्च किसी और देश में हो रहा है, मार्केटिंग कोई और कंपनी कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कोई और कंपनी कर रही है। एक कोलैबोरेशन है और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जो एमएनसीज़ हैं वो इसी कंसेप्ट पे काम करती हैं कि एक देश की कंपनी न जाने कितने देशों में ऑपरेट करती है। तो ग्लोबलाइजेशन को जनरली इकोनॉमी से जोड़ के चला जाता है। वैसे तो दुनिया भर के देशों में आपस में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होते हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस को लेकर चल रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नया आश्चर्य नहीं है, कोई नई घटना नहीं है। इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, जब एक देश दूसरे देशों को गुलाम बना लिया करते थे, जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम था। तो उस समय भी देखने को मिलता था इन द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया। जब भारत में यूरोपियन ट्रेडर्स आना शुरू हुए, आप जानते हैं वास्को डी गामा है ना, 1498 में ऐसी डेट है जो डिस्कवरी होती है सी रूट की। तो उसके बाद से यूरोपियंस आना शुरू होते हैं मैरीटाइम रूट से। एट द टाइम टू इंडियन स्पाइसेस, तो उस समय भी जो भारत के जो मसाले थे वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया के अन्य देशों में जाया करते थे। एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया है हमारा, वहाँ के जो किसान हैं वर इनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स। तो उन्हें ये क्रॉप्स उगाने के लिए प्रेरित किया जाता था कि भाई इन क्रॉप्स को आप उगाइए, क्योंकि स्पाइसेस को जब, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सूट करता है। तो इन स्पाइसेस को उगाने के बाद यूरोपियन ट्रेडर्स उनसे खरीदेंगे, उनको पैसा देंगे, ले जाके दूसरे देशों में अच्छे प्रॉफिट पर बेचेंगे। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फॉर इंडिया, और आज भी स्पाइसेस का एक्सपोर्ट इंडिया का एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया, अब देखिए कॉटन बेल्ट्स की तरफ आते हैं हम, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो इंग्लैंड में थी उनको कच्चा माल भारत से सप्लाई होता था। इंडिया अटैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। तो जो ब्रिटिश व्यापारी थे, ब्रिटेन का ध्यान गया कि कॉटन का उत्पादन तो इंडिया में अच्छा खासा होता है, तो कॉटन भी एक्सपोर्ट होने लगा ब्रिटेन में। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड या इकोनॉमी को लेके हम ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं एज ए न्यू मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल के रूप में उसे भेजे जाने लगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर, देखिए मैनचेस्टर फेमस था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और उसी के साथ लिवरपूल, ये सब फ्लोरिस्ट यानी उन्नति कर रहे थे, प्रॉस्पर कर रहे थे ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया भारत जो है गुलाम था और यहाँ से कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में जाता था इंग्लैंड में, वहाँ बनता था कपड़ा और उसके बाद फिर वो भारत में आके सप्लाई होता था। इसी वजह से जो हमारे यहाँ जो व्यूवर्स थे उनकी कमर टूट गई थी एक प्रकार से, लेकिन ये हिस्ट्री का विषय है। यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917, आपने चंपारण मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जब नेशनलिज्म इन इंडिया को स्टडी किया होगा आपने। 1917 में बिहार में हुआ था, है ना, जहाँ पे जो इंडिगो के जो कल्टिवेटर्स थे, जो नील की खेती किया करते थे ना, खेत खराब हो जाया करते थे, लेकिन जो कि नील की डिमांड थी यूरोप में, तो व्यापारी क्या चाहेगा, जो डिमांड उसको पूरा करना। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज, अच्छा ये क्यों चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग थे उन्हें इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में इसकी डिमांड थी। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स। अब देखिए अगर आप अपने फील्ड पर इंडिगो उगाओगे तो भाई ये तो एक प्रकार से खाने पीने वाली फूड स्टफ वाली सीरियल क्रॉप तो है नहीं, तो फूड ग्रेन नहीं उगा पाते थे उन खेतों में, और जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज़ को सस्टेन करना मुश्किल होता था, परिवार को चलाना मुश्किल होता था, और इतना पैसा भी नहीं मिलता था इंडिगो कल्टीवेशन से। इंडिगो फर्टिलिटी को भी ख़राब करता था। अंडर ग्लोबलाइजेशन पार्टिकुलर इंडिगो, क्या जानते हैं आप, नील, आप सफ़ेद कपड़ों में नील देते हो ना, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, बट इन आवर चाइल्डहुड हम लोग स्कूल में भी जाते थे तो सफ़ेद कपड़ों में नील लगा के जाते थे, जो मोजे हैं सफ़ेद वो भी नील में भिगो के सुखा के लेके जाते थे। अंडर ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पार्टिकुलरली आफ्टर 1990, देखिए मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो 1991 से 90 से माना जाता है कि जो हमारे यहाँ जो इकनॉमी है उसे ओपन करना शुरू किया गया। और ओपन करने का मतलब ये है कि दुनिया के जो अन्य देश हैं वहाँ से जो एक्सपोर्ट है इंडिया में आ सके। कंपटीशन स्टार्ट हुआ, जो भारतीय जो कंपनियां हैं उन्हें भी कंपटीशन करना पड़ेगा। जब तक नहीं आता था तब तक यहीं के लोगों की प्रोडक्ट बिका करते थे, जब वही प्रोडक्ट बाहर से आने लग जाएगा तो यहाँ पे बाहर का प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट, अब क्वालिटी इसकी अच्छी हो और सस्ता भी बिक रहा हो तो लोग खरीदेंगे ना इसको। अब इंडिया में मोबाइल की बात हो या लैपटॉप की बात हो, पीसी की बात हो, हम कहाँ इंडिया का खरीदते हैं, हम तो बाहर का ही प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं। अगर बाहर से आना बंद हो जाए तब मजबूरी में हम इंडिया के प्रोडक्ट खरीदेंगे और फिर इंडिया में डेवलपमेंट भी होगा, लोग बनाएंगे क्योंकि यहाँ डिमांड रहेगी। ये सब इकोनॉमी की बातें हैं। द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मतलब दुनिया
में भर में जो कम्पिटिटिव मार्केट्स डेवलप हो रही हैं, एक ही प्रोडक्ट कई कंपनियां बना के बेच रही हैं, तो उसकी वजह से जो भारत के फार्मर्स हैं उन्हें चैलेंज भी मिल रहा है। एक्सपोज मतलब के सम्मुख करना, चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, देखिए भारत में राइस अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है, कॉटन भी होता है, रबर भी होता है, टी भी होता है, कॉफ़ी भी होता है, जूट भी होता है, एंड स्पाइसेस। आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू compete विद द डेवलप्ड, लेकिन यही प्रोडक्ट्स हमें अन्य देशों से आने वाले प्रोडक्ट से compete करना पड़ता है। कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज, देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो एडवांस कंट्रीज़ हैं और उनके पास पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मान लीजिए हमारे यहाँ का किसान 100 रुपये में किसी चीज़ को उत्पादन करता है और उसके बाद वो 120 में बेचता, भैया 120 में बिक जाए तो 20 रुपया फ़ायदा कमा लें। और वहाँ के किसान मान लीजिए वो भी 100 रुपीज़ में उत्पादन करता है, और वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा भैया 60 रुपये हम आपको दे देंगे, तो इसका मतलब उसका उत्पादन सिर्फ 40 में पड़ा, वो कहेगा लाओ 20 रुपये जोड़ के इसको 60 में बेच देते हैं। 120 का आधा है 60। मान लीजिए कि ये हम टी को हम ले रहे हैं यहाँ पे, अब 120 रुपये टी आप बेचोगे, लेके खड़े हो मार्केट में, भैया हम हमारे पास भी टी अच्छी क्वालिटी की है, 120 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, और ये अमेरिकन किसान कह रहा है 60 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, हमारी भी टी उसी क्वालिटी की है, और इधर पे तमाम देश के जो व्यापारी खड़े हुए हैं, तो वो इसको ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ये है कंपटीशन जो ग्लोबल लेवल पे झेलना पड़ रहा है। ये कंपटीशन तब ना झेलना पड़ता जब इन्हें हम आउट कर देते, नो एंट्री, तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट बिकेंगे, लेकिन इंडिया में ही बिकेंगे, बाहर तो जा नहीं पाएंगे। अगर बाहर जाना है तो इन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये जो 40 रुपये 60 रुपये है, सब्सिडी है जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपनी तरफ से आपको देंगे 60 रुपये, तो इसकी तो कॉस्ट 40 रुपये ही पड़ी ना, अब 20 रुपये उसने मुनाफा लिया, तो दिस इज़ सब्सिडी। तो हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर है एडवांस्ड और यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट क्रॉस रोड्स, आज इंडियन एग्रीकल्चर दो राहें पे खड़ी है कि इधर जाए कि इधर जाए, डिसीजन लेना है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, अगर कृषि को सफल बनाना है, फ़ायदेमंद बनाना है, प्रॉपर थ्रस्ट मतलब जोर देना चाहिए, शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, तो हमें जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन में सुधार करना पड़ेगा। देखिए भाई, ये है सर्किल मान लीजिए, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर के आसपास वाले भी कहीं ना कहीं बीच में कहलाएंगे, और ये किनारे किनारे मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनकी कोई परवाह नहीं करता। तो जो छोटे किसान हैं, कम जोत वाले किसान हैं, जिनके पास भूमि बहुत ज़्यादा कम है, उनकी कंडीशन सुधारनी पड़ेगी। अभी हमने देखिए लैंड रिफॉर्म्स पढ़े थे, है ना, और भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़े थे। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच, ग्रीन रेवोल्यूशन से तो वादा तो कुछ हुआ कि भाई उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। लेकिन आज ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका पूरा कंसेप्ट विवादों में घिरा हुआ है, डिस्प्यूट हो गया उसके ऊपर। और वैसे भी वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा सफल था। इट इज़ बीइंग अलेज्ड। अच्छा, क्या कंट्रोवर्सी है ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके? ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, देखिए उसमें केमिकल्स का अच्छा खासा यूज होता है। ड्राइंग एक्वेफर्स, तो जो हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर हैं या वाटर बॉडीज़ हैं वो सूख रही हैं, एंड वेनिसिंग बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो रही है, पक्षी मर जा रहे हैं। तो तरह तरह के जो जीव जंतु होते हैं ना, वही बायोडाइवर्सिटी है। जैसे किसी जंगल में, पहाड़ में या वाटर बॉडी में तरह तरह के जीव जंतु होते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी, और हम उसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देते हैं। द कीवर्ड टुडे इज जीन रेवोल्यूशन, आज का जो कीवर्ड है, आज जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो टेक्नोलॉजी है जो एग्रीकल्चर को चेंज कर सकती है, वो है जीन रेवोल्यूशन, विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप जानते होंगे कि हर व्यक्ति का जो करेक्टर है, यानी एक प्रकार से डीएनए है, उसी डीएनए से मैपिंग, जीन से हम चेंज करके, डीएनए के कंपोनेंट्स में चेंज करके हम व्यक्ति का करेक्टर चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आइंस्टीन है, अब उनका भी डीएनए रहा होगा, उसमें से डीएनए का हिस्सा निकाल के हम एक दूसरा आइंस्टीन डेवलप कर सकते हैं। आपने क्लोनिंग सुना होगा, है ना, कि हूबहू हम शक्ल तैयार कर देना। हालांकि एथिकल क्वेश्चन के दायरे में है कि तो नेचर के नियमों के साथ खिलवाड़ होगा, हम इसे खुली छूट नहीं दे सकते। आपने डॉली भेड़ का नाम सुना होगा, तो पहली क्लोन्ड आइटम थी। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ सीड्स। तो भाई जो है, एक सीड लिया, दूसरा सीड लिया, उसके डीएनए इसके डीएनए में चेंज करके कोई नई प्रोडक्ट तैयार कर दिया, तो वो हाइब्रिड सीड कहलाएगा। अच्छा उत्पादन दे सकता है, कम पानी की आवश्यकता पड़ सकती है, और ऐसा हो भी रहा है। अभी देखिए डॉली भेड़ के अलावा एक कैट, ब्लैक कैट बनाई गई थी जो रात में ग्लो करती थी, चमकता था उसका जो स्किन थी। सब जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे मेरा नाम अजीत है, ठीक है, और मान लीजिए कोई लड़की जिसका नाम है रानी। अब उन्होंने सोचा दोनों का, या कोई लेडी, आप समझ लीजिए, या मान लीजिए दोनों के नाम से हमने क्या किया कि यहाँ से हमने उठाया ए और जे, और वहाँ से उठा लिया ANI, अजानी बन गया, नया नाम बन गया, न्यू नेम। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए में छेड़छाड़ करके की जाती है, विच इज़ जनरली नोन एज रिफॉर्मेंट डीएनए।
तो नॉर्मल ब्लॉक का तो नाम आपने सुना होगा, जो मैक्सिको के थे, है ना। वहाँ पे उन्होंने वीट की वैरायटीज़ डेवलप की थी और जो हाईली प्रोडक्टिव भी थी, डिजीज रेजिस्टेंट भी थी। 1960s में ये हुआ था और भारत में भी उन्हें इंपोर्ट करके लगाया गया था, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ ठीक ठाक थी, जैसे पंजाब, हरियाणा। तो उस समय की जो वैरायटीज़ थी उसमें से मैं एक आध दो नाम लेता हूँ। जैसे था लरमा राजो, ये ये वैरायटी 64A, इस तरह से नाम होते हैं। सोनारा 64, है ना। हम लोग यहाँ पे अपना नाम भी दे देते हैं उनको, जैसे सोनालिका है, ये है गेहूं का बीज। अब जैसे मेज है, तो मेज की जगह हम उन्नत वैरायटीज़ देखें तो जैसे गंगा है ना। गंगा भी डिफरेंट नेम्स हैं, 4, 5, जैसे जैसे उसको और चेंज करते चले गए। हिमालयन है, ये सब नाम हैं जो एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ दिए। कामधेनु है ना, जिससे कि अच्छी खासी फसल हमें मिल सके। अब समय ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, मतलब जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ना करें, हम उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करें जो ज़मीन में सड़ जाए, नेचुरल हो, जैसे कंपोस्ट है या गोबर की खाद वगैरह है। केमिकल फर्टिलाइज़र हमें यूज़ नहीं करना बाहर से। तो इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच मोर इन वोग मतलब प्रचलन में है आजकल। और लोग अब देखिए हर्बल प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो, क्या है, एक प्रकार से उसमें नेचुरल आइटम्स का यूज़ करके उन्हें बनाया गया है, उसमें हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते। तो उसी हर्बल को आप यहाँ पे ऑर्गेनिक समझ लीजिए फार्मिंग में। इसकी डिमांड है बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स, क्योंकि इसमें फैक्ट्री मेड केमिकल्स का यूज नहीं होता ऑर्गेनिक फार्मिंग में, सच एज फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता। मतलब केमिकल्स या बाहर से बने हुए प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना है, नेचुरल तरीके से खेती करनी है। हैंस इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरनमेंट, इससे एनवायरनमेंट में असर नहीं पड़ता, नेगेटिव मैनर में असर नहीं पड़ता, नुकसान नहीं पहुँचाता। अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव ए ब्लिक फ्यूचर, मतलब उनका भविष्य अंधकार में है। अगर वो फूड ग्रेन्स को उगाना उसी प्रकार से उगाते रहेंगे उन होल्डिंग्स में, जो कि छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं, जो मैंने पिछले आपको ट्यूटोरियल में बताया था कि जो किसानों के जो खेत हैं छोटे छोटे हैं, ग्रो स्मॉलर, अगर वो और छोटे होते चले जाएंगे, वो भी क्यों, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के तहत, वो पिछली बार हमने बताया था आपको। स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेस, क्योंकि पॉपुलेशन राइज होगी तो वो प्लॉट्स और छोटे हो जाएंगे ना, कि किसी के पास 10 बीघा है, फिर उसके बच्चों में बटेगी, फिर उसके बच्चों में बटेगी, तो छोटी होती चली जाएगी, जोत होल्डिंग्स छोटी होती चली जाएंगी। इंडिया इज रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 833 मिलियन, तब ये 2011 के डेटा के अनुसार है, नए डेटा मिलेंगे तो चेंज हो जाएगा। विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन, जो कि 250 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन डिपेंड करती है। रूरल पॉपुलेशन की बात हो रही है। और 250 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, जो कि लगभग लेस देन हाफ अ हेक्टेयर पर पर्सन आता है। एक हेक्टेयर में लगभग हमें मान सकते हैं कि 3.9 बीघा जमीन आती है। तो ये 2 बीघा से भी कम पड़ी प्रति व्यक्ति, जो कि छोटी जोत मानी जाएगी। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न, तो क्या कर सकते हैं इंडियन फार्मर्स, अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स को उगा सकते हैं। सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जा सकते हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, ये अच्छी खासा पैसा अर्न करा देती हैं किसानों को। लेकिन फूड ग्रेन की भी तो डिमांड है ना, इसको हम कैसे पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। अगर हर कोई यही करने लग जाएगा तो फिर चावल है, दाल है, गेहूँ है, ये कहाँ से मिलेगा। दिस विल इंक्रीज इनकम्स, तो इससे इनकम बढ़ेगी। रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा, मतलब पर्यावरण को नुकसान कम होगा। साइमल्टेनियसली मतलब इन्वायरमेंट भी ठीक रहेगा, इनकम भी बढ़ेगी। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा एंड जजोबा नीड मच लेस इरीगेशन। उसका कारण ये है कि जैसे मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटी का उत्पादन कर सकते हैं, फ्लावर्स की खेती कर सकते हैं, वेजिटेबल्स से पैसा कमा सकते हैं, बायोडीजल क्रॉप जैसे जट्रोफा है, जजोबा है, याद रखिए भाई, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। तो इनसे बायोडीजल तैयार किया जा सकता है। बायोडीजल मतलब प्लांट से जो हम डीजल तैयार करते हैं वो बायोडीजल हो गया। नीड मच लेस इरीगेशन, इनको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। देन राइस एंड शुगर केन, तो इसकी जगह हम इनका उत्पादन करें, अच्छा खासा पैसा भी मिले हमें। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड, तो इंडिया में डाइवर्स क्लाइमेट पाई जाती है, मतलब दक्षिण की अलग है, पूरब की अलग है, उत्तर की अलग है। वैसे भी इंडिया में डाइवर्सिटी है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, घाटियाँ हैं, नदियाँ तमाम हैं। तो जो डाइवर्स क्लाइमेट है हमें उसका उपयोग हम कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं, उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं टू ग्रो वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो हाई वैल्यू क्रॉप्स को हम उगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको बोला था कि सीरियल्स की भी आवश्यकता तो है ना। तो यहाँ पे एक दिया गया है कि चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर एग्जांपल फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इंपोर्ट फूड, क्योंकि जब हम सीरियल्स का उत्पादन कम करेंगे और हम हाई वैल्यू क्रॉप्स का उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो भारत को अपनी जनसंख्या को खिलाने के लिए बाहर से भोजन मंगाना पड़ेगा, सीरियल्स हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ड्यूरिंग 1960 दिस वुड हैव बीन सीन अ डिजास्टर, तो 1960 के आसपास अगर हम देखें तो उस वक्त इसे हम एक डिजास्टर के रूप में देख सकते हैं। देखिए 1960s के ही आसपास तो
हमारे यहाँ 1960s के दशक में ही लगभग 1966 से लगभग हम मान सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो उस वक्त इसकी कल्पना करना मुश्किल था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो सीरियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए था कि उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। बट अब इंडिया इम्पोर्ट सीरियल्स वाइल एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कमोडिटीज़। अब पता चला कि इंडिया में हम सीरियल्स को इम्पोर्ट करते हैं और हाई वैल्यू कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करना तो हमेशा इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो इट विल बी फॉलोइंग सक्सेसफुल इकोनॉमीज़। तो इससे हमारी इकोनॉमी सक्सेसफुल तो होगी, जैसे दुनिया भर की इकोनॉमीज़ हैं, जैसे लाइक इटली है, इजराइल है, चिली है। दीज कंट्रीज एक्सपोर्ट्स फार्म प्रोडक्ट। तो ये लोग क्या है, फ्रूट्स और ओलाइव्स, स्पेशलिटी सीड्स, जो खासकर स्पेशल जो सीड्स होती हैं, वही जैसे हम HYB सीड्स कह सकते हैं, वाइन का, ये लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं और उस पैसे से वो सीरियल्स को अपने यहाँ मंगा लेते हैं। जैसे हम जापान का उदाहरण लें, तो जापान में देखिए वो लोग जो है एक्सपोर्ट काफ़ी कुछ करते हैं और उसके बाद जो पैसा आता है तो उस पैसे से वो लोग सीरियल्स को इंपोर्ट करते हैं और जापान की पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करती है। क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? आर वी रेडी टू टेक दिस रिस्क? डिबेट द इशू। देखिए उन सब की जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर चाइना और इंडिया को छोड़ दिया जाए, दूसरे नंबर की जनसंख्या में देशों की 40 करोड़ भी पॉपुलेशन नहीं है। अमेरिका आता है थर्ड नंबर पे। तो कहाँ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे 1 बिलियंस हैं और उसके बाद तुरंत करोड़ में आ जाना। 500 मिलियन भी पॉपुलेशन नहीं है किसी एक कंट्री की। तो भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ की पॉपुलेशन को हम इस पैटर्न पे इकोनॉमी को ले जाकर पूरा नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। हमें सीरियल्स क्रॉप और हाई वैल्यू क्रॉप्स का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और लेकिन हो क्या रहा है कि लोग सीरियल की तरफ से शिफ्ट कर रहे हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ। देखते हैं आगे क्या होता है, महंगाई बढ़ेगी या हो सकता है कि हम लोग इंपोर्ट करके सीरियल्स को भारत की जो जनसंख्या है उसको सप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर हमारे यहाँ अगर 100 रुपये किलो दाल बिक रही है और हम बाहर से उसे 60 रुपये किलो में ला के बेच सकते हैं, मतलब मंगा सकते हैं, भारत में उस मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, तो फिर दाल का उत्पादन बंद करो, उसकी जगह कुछ और उत्पादन करो और दाल हम बाहर से मंगा लेंगे। तो डिबेट करिए। तो ये देखिए यहाँ पे इमेज दी गई है, इसको भी स्टडी कर लीजिए। तो क्रॉप फेलियर हो गया, प्राइस क्रैश हो गया, है ना, ये सब चीज़ें हैं। फूड ग्रेन्स और ज़्यादा पैदा करो। 11th प्लान की बात हो रही है क्योंकि इमेज पुरानी है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि सेंटर इज इम्पोर्ट्स टू चेक प्राइस राइज। अब भारत में जब दाम बढ़े चीज़ों के तो इम्पोर्ट किया गया, जब चीज़ें कम पड़ जाती है तो उनके दाम बढ़ जाते हैं, तो बाहर से मंगा के यानी इम्पोर्ट करके उनको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। अगले ट्यूटोरियल पार्ट में हम जो भूदान ग्रामदान है उसको पिकअप करेंगे। सो ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। स्टडी वेल एंड टेक केयर।